Hello class 10 students. So welcome to the second part of explanation of chapter number 2 of history, nationalism in India. First part I have already covered till non-cooperation movement, and the last topic that I have covered there was the Chauri Chaura incident, due to which the non-cooperation movement was stopped by Gandhiji. So after the non-cooperation movement was over, the civil disobedience movement was started, right? सो अब हम टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ ही से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे. वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न सोशल साइंस बाय जतिन दीक्षित, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड phase of our chapter nationalism in India, that is civil disobedience movement. So in February 1922 में बेटा महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं. उन्हें लगता है कि जो मूवमेंट थी कई प्लेसेस पे वायलेंट हो रही थी, राइट. जैसे कि आपने चाहे अवध में देखा, वहाँ पे भी वायलेंट थी. असम के प्लांटेशन वर्कर्स में देखा, वहाँ भी. और चौरी चौरा गोरखपुर में देखा, वहाँ पे भी. जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे मास स्ट्रगल्स करते करते. अब वो इलेक्शंस में की तरफ वापस जाना चाहते थे. मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू चेंजेस लाना चाहते थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो इलेक्शंस में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था. दे फेल्ट इट वॉज इंपॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल. उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको अगर हमें अपोज करना है तो हमें काउंसिल में रह के करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है. वजह कि मूवमेंट के थ्रू, राइट. क्योंकि मूवमेंट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता था. महात्मा गांधी हमेशा मूवमेंट बंद करवा देते थे आफ्टर लिटिल वायलेंस, राइट. सो फिर क्या होता है बेटा 1923 में. कब? 1923 में जो दो लीडर्स हैं सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये स्वराज पार्टी बनाते हैं. कब बनाते हैं बेटा? 1923 में. ये याद रखिएगा आप. कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी होती है जो ये कहती है कि अब हम काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस जाएंगे. तो कहने का मतलब क्या है, जो कांग्रेस पार्टी है बेटा वो दो ग्रुप्स में बट जाती है. एक वो लोग जो रेडिकल स्टेप्स अपनाना चाहते थे, मीन्स मूवमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते थे. एक जो काउंसिल पॉलिटिक्स की तरफ वापस जाना चाहते थे, मीन्स सरकार में वापस जाना चाहते थे और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध करना चाहते थे, राइट. नेक्स्ट है लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. मतलब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स रेडिकल मास एजिटेशन करना चाहते थे, जो कि मैंने अब जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया था. दो ग्रुप में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी. नेक्स्ट है फिर ग्रेट डिप्रेशन आता है बेटा. इन दिस सिचुएशन इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन टू फैक्टर्स शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स. ग्रेट डिप्रेशन आते, ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है बेटा मंदी आना एक तरीके से, राइट. महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है और लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो जो इफ़ेक्ट था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का, जो कि स्टार्ट हुआ था बेटा यूएसए से, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था. हमने पढ़ा था, याद करिए, क्लास 9th में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में, कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था? 1929 में. और इसका इफेक्ट दुनिया भर में देखा गया था, राइट. सबसे ज़्यादा जर्मनी में देखा गया था क्योंकि वो लोन चुका रही थी, राइट. तो इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी था बेटा, है ना, ग्रेट डिप्रेशन का. तो इसका क्या हुआ बेटा, एग्रीकल्चर प्राइजेस जो थे वो गिर गए, ठीक है, 1926 से. और 1930 में आते आते बिल्कुल ही बहुत सस्ते हो गए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, राइट. एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन. जैसे जैसे डिमांड कम होती गई एग्रीकल्चर गुड्स की, एक्सपोर्ट्स और कम हो गई क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था टू परचेज एनीथिंग, राइट. पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल दियर हार्वेस्ट एंड पे दियर रेवेन्यू. अब पीजेंट्स ने जो लोन लिया था अपनी फसल पैदा करने के लिए, जब उनका सामान बिकेगा ही नहीं मार्केट में, राइट, तो वो कैसे अपना जो लोन है वो रीपे कर पाएंगे. तो 1930 में कंट्री साइड, मतलब पूरा का पूरा देश बहुत उथल पुथल वाली स्थिति में था. लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, राइट. फिर बेटा एक कमीशन आती है इंडिया में, साइमन कमीशन, राइट, ड्यूरिंग दैट ही टाइम पीरियड. और साइमन कमीशन इंडिया कब आई थी बेटा? 1928 में. ईयर याद रखिएगा, ठीक है. इससे आप इवेंट्स वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. तो साइमन कमीशन आती है. साइमन कमीशन को कौन भेजता है? टोरी गवर्नमेंट भेजती है. टोरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, इसे टोरी गवर्नमेंट कहते हैं. ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी गवर्नमेंट कहते हैं. ये एक कमीशन भेजती है भारत में जिसका नाम होता है स्टैट्यूटरी कमीशन. और ये इसके लीडर कौन होते हैं? सर जॉन साइमन. इन्हीं के नाम से साइमन कमीशन का नाम पर रखा जाता है, राइट. इट वॉज सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड एम टू स्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया. जितनी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ के रही थी, आंदोलन हो रहे थे, इसको रोकने के लिए ये कमीशन भारत आती है, जिससे कि इंडिया के संविधान को बनाने की रूपरेखा तैयार कर सके. पर प्रॉब्लम ये थी कि इस पूरी कमीशन में सारे के सारे मेंबर्स बेटा ब्रिटिश थे. अब बताइए, हमारे देश के लिए संविधान बनना है, मेंबर सारे ब्रिटिश हैं, तो क्या वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा बनाएंगे कि अंग्रेज़ों की रूपरेखा बनाएंगे, राइट. सो दैट वाज द प्रॉब्लम. इसलिए जब ये साइमन कमीशन इंडिया 1928 में आती है
तो इसे एक फेमस स्लोगन के साथ मीट किया जाता है, दैट इज़ गो बैक साइमन। ठीक है, साइमन वापस जाओ, राइट, ये स्लोगन याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो बेटा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ईयर बहुत सिंपल है याद रखना, पहली 1930, दूसरी 1931, तीसरी 1932। एक और क्वेश्चन आता है गांधी जी ने कौन सी अटेंड की थी, तो गांधी जी ने की थी सेकेंड वाली। ठीक है, गांधी जी, राइट। और तीनों किसने अटेंड की थी, वो की थी बेटा आपके अम्बेडकर जी ने। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लॉर्ड इरविन अक्टूबर 1929 में एक ऑफ़र करते हैं इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफ़र करते हैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से। इससे कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और वो रेडिकल स्टेप्स अपने और बढ़ाते हैं। फिर दिसंबर 1929 में एक फेमस सेशन होता है कांग्रेस का, डेट इज़ लाहौर सेशन, जिसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसी सेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली जाती है। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। और ये डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को सब लोग अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है, पर फर्स्ट टाइम इंडिया में जो इंडिपेंडेंस डे बनाया गया था 1930 में, वो 26 जनवरी को बनाया गया, जो कि आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ये याद रखिएगा, राइट, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा सॉल्ट मार्च। गांधी सॉल्ट मार्च को बेटा दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, और इसी के बाद CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नाउ सो गांधी जी सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल देखते हैं जिससे कि वो पूरे देश को यूनाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब भी खाता था, अमीर भी खाता था, और दोनों के लिए सेम था नमक, राइट। इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, और वो खाने की में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। खाने में नमक ना हो तो खाने में स्वाद कहाँ से आएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता था। और जब सॉल्ट की प्रोडक्शन पे भी अंग्रेज़ों ने मोनोपोली लगा दी और सॉल्ट की प्रोडक्शन पे टैक्स लगा दिया इंडियंस के लिए, तो ये ब्रिटिश सरकार का सबसे भयानक रूप था, ये गांधी जी ने कहा था, राइट। फिर 31 जनवरी 1930 को बेटा उन्होंने वायसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स का लेटर भेजा। कब? 31 जनवरी 1930 को। ठीक है, जिसमें एक एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स की फेमस डिमांड थी। किसकी डिमांड थी? एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, 11 डिमांड में से। ठीक है, बट इरविन भाई अपने ताकत में चूर थे, तो उन्होंने एक भी डिमांड नहीं मानी। फिर गांधी जी ने क्या किया, उन्हें एक अल्टीमेटम दिया लेटर से कि 11 मार्च तक मान जाओ, वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इरविन कहाँ मानने वाले थे? ठीक है, तो इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, सो महात्मा गांधी 12 मार्च को अपनी फेमस दांडी मार्च स्टार्ट कर देते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 12 मार्च को दांडी मार्च, राइट। कितने वॉलंटियर्स के साथ? 78 वॉलंटियर्स के साथ। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हर दिन कितना चलते हैं? 10 माइल्स चलते हैं। समझ में आया? टोटल कितने दिन लगते हैं उन्हें? 24 दिन लगते हैं, राइट। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक जाते हैं? सॉल्ट मार्च दांडी कोस्ट ऑफ गुजरात तक, दांडी कोस्ट ऑफ गुजरात, साबरमती आश्रम से, राइट। नेक्स्ट है बेटा दांडी मार्च 1930। ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च महात्मा गांधी वॉज अकम्पनीड बाई 78 वॉलंटियर्स एंड देयर वर ज्वाइंड बाई थाउजेंड्स। मतलब रास्ते में तो हज़ारों लोग जुड़ जाते हैं। महिलाएं सबसे पहली बार इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन लेती हैं, बट स्टार्टिंग में जब निकलते हैं तो 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ निकलते हैं। फिर बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द ब्रेक ऑफ सॉल्ट लॉ एट दांडी कोस्ट ऑफ गुजरात। द मूवमेंट वॉज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब एक क्वेश्चन भी आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पीपल वर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन विद इन द ब्रिटिश बट ऑल्सो टू ब्रेक द लॉस। समझिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेशन करने से मना किया था, ठीक है, बट CDM में लॉज को ब्रेक करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? लॉज को ब्रेक करो, कानूनों को तोड़ो। दिस वॉज द मेन डिफरेंस। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ कॉपरेशन ना करने के लिए कहा गया था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लॉज को तोड़ने के लिए कहा गया था, ब्रेक द लॉज, राइट। ये याद रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट टैक्स। कई लोगों ने सॉल्ट टैक्स तोड़ा, नमक बनाया और सरकारी बिल्डिंग्स के सामने तमाशा किया कि देखो हमने तो नमक बना लिया, हमने तो आपका लॉ बॉयकॉट कर दिया, राइट।
एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड, जैसे मूवमेंट बढ़ती गई वही चीज़ें हुई जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुई थी, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट करना, लिquor शॉप्स को पिकेटेड करना, राइट। पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया चौकीदारी टैक्सेस देने से, विलेजर्स ऑफिशियल्स रिज़ाइन, विलेज में जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, कई सारे पार्ट्स में जंगलों में फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा गया ट्राइबल्स द्वारा, और रिजर्व फॉरेस्ट में वो लोग जाने लगे, ट्राइबल्स जाने लगे वुड और ग्रेस कैटल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है बेटा रिप्रेशन बाई गवर्नमेंट। अब जनता इतना करेगी इंडिया में तो सरकार तो दबाएगी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने अरेस्ट करना शुरू किया कांग्रेस लीडर्स को। अब्दुल गफर खान जो गांधी जी के दाहिने हाथ कहे जाते थे और डिसिपल भी थे गांधी जी के, इन्हें अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ से अरेस्ट किया गया ये नहीं है इसमें। द एंग्री क्राउड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, फिर पेशावर पे जो गुस्साई क्राउड था, शायद पेशावर में ही किया गया होगा, इसलिए एंग्री क्राउड ने पेशावर की सड़कों पे डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और फिर आर्मर्ड कार्स और पुलिस फायरिंग को झेला, मतलब हथियार से लेस कार्स और पुलिस फायर कर रही थी लोगों पे, पब्लिक पे। एक मंथ बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो सोलापुर के होते हैं वो पुलिस पोस्ट पे अटैक कर देते हैं, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक करते हैं, लॉ कोर्ट्स पे अटैक करते हैं और रेलवे स्टेशन पे अटैक करते हैं। सारे जो स्ट्रक्चर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सिम्बलाइज करते थे उन पे अटैक किया जाता है। फिर पीसफुल सत्याग्रहीज पे अटैक किया जाता है, वुमेन और बच्चों को मारा जाता है और 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट। उसके बाद क्या होता है, इतना सब हो जाने के बाद महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। फिर महात्मा गांधी इतना सब हो जाने के बाद दोबारा से डिसाइड करते हैं कि CDM 1 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट को बंद करना है भाई साहब, राइट। और इरविन के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं जिसका नाम होता है गांधी इरविन पैक्ट। कब करते हैं, 5 मार्च 1931, याद रखिएगा डेट। फिर गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाते हैं फर्स्ट टाइम, राइट। और इस कंडीशन पे सारे के सारे जितने भी 1 लाख पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़े गए थे उन्हें छोड़ दिया जाता है। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट नेगोशिएट ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। अब दिसंबर 1931 में जाते तो हैं पर वही है, हताश निराश लौट के आते हैं, कुछ समझौता होता नहीं है, बात मानी नहीं जाती है। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड गवर्नमेंट हैड बिकेन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जब लौट के आते हैं तो देखते हैं सरकार तो अब और ज़्यादा दबाने की कोशिश कर रही है। जवाहरलाल नेहरू, गफर खान सब जेल में हैं और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है और कई सारे मेजर्स अपना रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिससे कि मीटिंग्स ना करें, डेमोन्स्ट्रेशन ना करें या लोग बॉयकॉट को प्रैक्टिस ना करें। नेक्स्ट है बेटा, लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे देखी। रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ ने ज्वाइन किया, मतलब कौन कौन से सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि द विच सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले बेटा अमीर किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। ये कहाँ के थे, पाटीदार थे गुजरात के और जाट थे यूपी के, राइट। अब इनकी प्रॉब्लम क्या थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे ग्रेट डिप्रेशन से, जो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए थे और फिर इन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, बस सरकार को इन्हें रेवेन्यू देना पड़ रहा था, तो दे डू नॉट वांट टू पे द रेवेन्यू। फिर सरकार ने भी रेवेन्यू कम करने से मना कर दिया, राइट, इसलिए ये गुस्सा थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली बार इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फॉर देम स्वराज स्टूड फॉर फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, रिच पीजेंट्स के लिए कि हाई रेवेन्यू डिमांड जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू ना पे करना पड़े। नेक्स्ट है पुअर पीजेंटी। गरीब लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया। द मूवमेंट गरीब किसानों का बेटा 2 डिमांड थी, एक तो रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे और एक जो लैंड था उसका रेंट नहीं दे पा रहे थे वो, तो रेंट को भी वो माफ़ करवाना चाहते थे क्योंकि डिप्रेशन हुआ तो उनके पास कैश था नहीं और स्मॉल टेनेंट्स फिर अपना जो लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पे खेती करते थे उसका रेंट नहीं चुका पा रहे थे। दिस जॉइंड द रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिटीज़। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कम्युनिटीज़ ने लीड की थी। कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन, बट कांग्रेस पार्टी जो थी उन्होंने पुअर पीजेंट्स का साथ नहीं दिया नो रेंट कैंपेन में, क्योंकि वो अपने रिलेशंस रिच पीजेंट्स के साथ नहीं ख़राब करना चाहती थी। अब आप सिंपल जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा अमीरों से मिलता है, गरीबों से नहीं मिलता है। तो चाहे कोई भी नेता कितना भी गरीबों के सामने वोट मांग ले, वोट मांगने के बाद वो हवाई हो जाता है और असली जो डिमांड्स फुलफ़िल होती है वो अमीरों की होती है ना कि गरीबों की, राइट। नेक्स्ट है बेटा बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास की क्या प्रॉब्लम थी। बिजनेस क्लास
भी बेटा टैक्सेस से परेशान थी, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस से परेशान थी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती थी। तो मतलब वो क्या, ट्रेड बैरियर्स हटाना चाहती थी, एक तरीके से क्या हटाना चाहती थी, ट्रेड बैरियर्स, राइट। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स को बहुत प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन में तो कोई प्रोडक्शन हो नहीं रही थी, सारी की सारी प्रोडक्शन इंडिया में हुई, तो सारा का सारा जो माल ब्रिटेन गया उससे फ़ायदा किसको हुआ, इंडियन बिजनेस पर्सनस को, राइट। उसके बाद क्या हुआ, वो चाहते थे कि जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, मींस जो डॉलर है वो की वैल्यू है वो इंडियन वैल्यू में इक्वल उन्हें रुपया मिले अकॉर्डिंग टू डॉलर, और ये क्या करते थे, सस्ते में देते थे, राइट। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस टेस्ट दे फॉर्म, अब दो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है बिजनेस क्लास, पहली है बेटा याद रखिएगा इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, दूसरी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927, राइट। इन एसोसिएशंस को लीड किया था बेटा एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है, और जीडी बिरला ने। अब ये लोग ने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, राइट, अपनी डिमांड फुलफिल कराने के लिए, बट जब सेकेंड टाइम मूवमेंट हुई तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इन्हें डर था कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और बहुत दिन तक अगर ये अपने बिज़नेस को बंद रखेंगे तो इनका लॉस होगा, फ़ायदा नहीं होगा, और फिर बाद में इनका कोई प्रोडक्ट ख़रीदा नहीं जाएगा, दूसरा कोई आके अपना बिजनेस में हाथ जमा लेगा, राइट। लास्ट बेटा इंडस्ट्रियल वर्कर्स सोशल ग्रुप में, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने बहुत कम पार्टिसिपेट किया सीडीएम में, क्यों, सिर्फ नागपुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ऐसा इसलिए था बेटा कि जैसे ही कांग्रेस को देखा कि कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक, इंडस्ट्रीज़ के मालिक के से करीब आ रही है, तो वर्कर्स साइड में हो गए, क्योंकि वो समझ गए पहले ही से मालिक से साठ गांठ हो चुकी है। वर्कर्स की क्या डिमांड होंगी बेटा, हाई वेजेस। अब अगर हाई वेजेस मालिक वर्कर्स को देंगे तो कांग्रेस को फंड कौन देगा, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दे सेलेक्टिवली अडॉप्टेड सम ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम, वर्कर्स ने कुछ गांधीयन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, जैसे कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, लो वेजेस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया, पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1930 में और डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक की 1932 में। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। रेलवे वर्कर्स ने कब स्ट्राइक की, 1930 में। डॉक का मतलब होता है बेटा शिप। शिप वर्कर्स ने कब स्ट्राइक की बेटा, 1932 में। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस, 1930 में कई सारे वर्कर्स ने जो छोटा नागपुर की टिन माइंस हैं वहाँ पे गांधी जी की कैप पहनी, टोपी पहनी और पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट रैलीज में और बॉयकॉट कैंपेन्स में टू सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। एक और ग्रुप था, फिफ्थ ग्रुप है ये, जिसने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और लार्ज स्केल पे किया था। वुमेन्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट मार्चेस में ज्वाइन किया, नमक बनाया, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया और लिकर शॉप्स को बंद किया। मैनी वेंट टू जेल, कई सारी महिलाएं भी जेल गईं। ज़्यादातर ये महिलाएं बेटा शहरी क्षेत्र से आती थी और हाई कास्ट फैमिलीज से आती थी। रूरल एरियाज़ में अमीर किसानों की घर से आती थी ये महिलाएं, जिन्होंने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये गांधी जी की कॉल पे अपने देश की सेवा करना अपनी ड्यूटी समझने लगी थी, इसलिए वुमेन वर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। गांधी जी कन्विंस हो गए थे कि महिलाओं की जो ड्यूटी है वो घर की देखभाल करना है और अच्छी माँ बनना है और अच्छी बीवियाँ बनना है। अब गांधी जी भी ऐसी सोच के थे, गांधी जी बहुत ज़्यादा लिबरल सोच के नहीं थे महिलाओं को लेके। गांधी जी की जो सोच में परिवर्तन किया है बेटा, वो किया है सरोजनी नायडू ने, ठीक है। इन्होंने कन्विंस किया था गांधी जी को कि महिलाएं भी भैया पार्टिसिपेट करेंगी, आप अलाउ करो, वरना गांधी जी भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि वुमेन शुड कम आउट ऑफ देयर होम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए कि सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, कानपुर जब सेशन हुआ था कांग्रेस का, राइट। इसका ईयर लगभग बेटा शायद 1924 है या 1925 है, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्ट। कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट फॉर वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस बिल्कुल भी कोई पोजीशन महिलाओं को देने नहीं वाली थी। मतलब इतना सब करने के बाद, सपोर्ट करने के बाद, कांग्रेस पार्टी का मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला था और कांग्रेस कोई भी पोजीशन अपनी पार्टी में हाई पोजीशन महिलाओं को नहीं दे रही थी, राइट। वुमेन ज्वाइन नेशनलिस्ट प्रोसेशंस, वुमेन ने कई सारी नेशनलिस्ट प्रोसेशंस में ज्वाइन किया। लाइक ड्यूरिंग द मूवमेंट वेरी मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ मूव्ड आउट ऑफ देयर होम ऑन टू अ पब्लिक एरेना, राइट। ये वीडियो हम लोग बेटा यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आई विल शेयर विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Till then, keep watching my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel and to recommend to your friends. Thank you everyone. Have a very good day. And do watch the full video for better understanding of all the concepts. Do remember the dates. Do hear the dates very carefully and write it down on a paper if you cannot remember for a longer period of time. Right? Take care everyone. Have a very good day.